राहुल गांधी का एक बयान बहुत चर्चा में है, बहुत विवादों में भी आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मिस इंडिया विजेताओं की लिस्ट उन्होंने निकाली तो उसमें दलित, आदिवासी या ओबीसी समुदाय से कोई महिला नहीं थी। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब राहुल गांधी मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्मों, खेलों में आरक्षण चाहते हैं। यह न सिर्फ बाल बुद्धि का मुद्दा है, बल्कि जो लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अव्वल तो यह कि राहुल गांधी के इस बयान में कितना दम है। क्या इससे पहले कभी भी मिस इंडिया में कभी कोई बैकवर्ड क्लास से नहीं आया? दूसरी बात यह कि क्या खेल में, फिल्मों में, फैशन में आरक्षण की बात करना समझदारी है? क्या यहां भी आरक्षण होना चाहिए? आपको क्या लगता है? इसी मुद्दे पर करेंगे आज एक बड़ी डिबेट, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। प्रयागराज में बोलते हुए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि राहुल गांधी का बयान चर्चा में है। सुनिए, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर ऐसा क्या कहा। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर नजर आई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी जी, सरकारें मिस इंडिया का चयन नहीं करती, सरकारें ओलंपिक के लिए एथलीटों का चयन नहीं करती और सरकारें फिल्मों के लिए अभिनेताओं का चयन भी नहीं करती। रिजिजू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि अब राहुल गांधी मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्मों, खेलों में आरक्षण चाहते हैं। ये सिर्फ बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनकी जय जयकार करने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ऐसी जगहों पर आरक्षण का सवाल उठा रहे हैं जहां सरकार का नियंत्रण नहीं, लेकिन क्या सीडब्ल्यूसी में आरक्षण को लेकर वो इतने ही संजीदा हैं? क्या राहुल बताएंगे कि सीडब्ल्यूसी की लिस्ट में कितने दलित, आदिवासी और ओबीसी मौजूद हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। वैभव त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। एसके दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों के अलावा हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह होंगे, प्रवक्ता बीजेपी, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, और तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले त्रिपाठी साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी मिस इंडिया की लिस्ट क्यों खंगाल रहे हैं और मिस इंडिया की लिस्ट में वो क्या जानना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी मिस इंडिया की लिस्ट नहीं खंगाल रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 90% जनता जो है उसका आंकड़ा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे देश को आगे ले जाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये विचार है कि देश का सर्वांगीण विकास हो, जो वंचित हैं उनको हक मिले। लेकिन है क्या कि 40 मिनट के उनके वक्तव्य में मीडिया को क्या दिखा? मिस इंडिया। तो मीडिया इस बात का मंथन करे कि क्या वो मिस इंडिया पे चर्चा करना चाहती है या 90% उस जनता की बात करना चाहती है जो वंचित है। मैं कहता हूं कि चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वहां गरीबों के बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं? आप जानते हैं क्रिकेट का किट कितना महंगा आता है? और अगर तो आपका ये मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी किसी करोड़पति परिवार से आते रहे होंगे? यशस्वी जायसवाल किसी करोड़पति परिवार से आते रहे होंगे? मैं आपको ऐसे तमाम जी बताइए। अरे आप बताइएगा, बात पूरी करने लेने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए, जो पूरा कर लीजिए जी। महेंद्र सिंह धोनी का जो संघर्ष का आलम रहा है वो भी छिपा है क्या? और अगर मैं कह दूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत संघर्ष करके वहां तक पहुंच गया, तो ये मानेंगे कि नहीं जी, सरकार ने काम अच्छे से किया है। और
जो लाखों करोड़ों युवा पिछड़ जा रहे हैं। अभी ताजा मामला है, हाई कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण छीना है, योगी सरकार ने हक मारा है। तो सरकारें हक मार रही हैं। जी राहुल गांधी जी ने ये जो बात कही है वो एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखे जाने की आवश्यकता है। जी मिस राहुल मिस गांधी ने कहा कि हम जब तक आंकड़े नहीं इकट्ठा करेंगे, जब तक हम सबको भागीदारी नहीं देंगे, देश का विकास कैसे संभव है। 9 सिलेंडर अगर बंद पड़े हों, 1 सिलेंडर पे गाड़ी चलेगी तो 10 सिलेंडर का कोई लाभ है क्या? तो बात यह है, डेटा इकट्ठा करने की जी बात जो हो रही है उसमें सरकार भी पिनपिना रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मूल मुद्दों को छोड़ के मीडिया कहां दौड़ रहा है, कहां कौआ कान ले गया और मीडिया कान के पीछे दौड़, कौए के पीछे दौड़ गया। अरे पहले यही देख लो ना यही यही कान बात है कि नहीं वैभव है। त्रिपाठी जी, मैं ये वैभव कहना त्रिपाठी जी, था यही बात कि जो बात यही बात वाइस वर्सा सामाजिक, ले लीजिए। आर्थिक, आरक्षण की बात जाति, करते करते जनगणना करते 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 राहुल जी इतना आगे चले गए कि उनको मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहिए, बॉलीवुड फिल्मों में भी आरक्षण नहीं, चाहिए, नहीं, कलाकारों में भी आरक्षण चाहिए, उनको 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 क्रिकेट में भी आरक्षण चाहिए, खेल में भी आरक्षण चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं, कौआ कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया, तो पता चला किसी ने कान पकड़ के देखा, अरे भाई कान है कि नहीं है। अरे आप मुझसे ज्यादा अगर बोलेंगे तो जनता ये कहेगी कि क्या बात है, एंकर के पास ज्यादा बातें हैं और प्रवक्ता को जवाब देने के लिए समय नहीं है। मैं यही बात तो कह रहा हूं। सर आप प्रवक्ता हैं, मैं समाचार वक्ता हूं, बस प्रा का फर्क है। सुन तो लो, एटलीस्ट जवाब भी सुन लो। बताइए मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो स्थितियां हैं देश में, जो भयावह परिस्थिति है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। और मिस इंडिया जो है वो उसमें रिजर्वेशन नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे तो ये नहीं लगता है कि विवेक जी अगर फिल्म के लिए ट्राई करें तो बॉलीवुड में मुझे लगता है रोल नहीं मिलेगा। विवेक जी अगर क्रिकेट में अच्छे क्रिकेटर भी होंगे तो मुझसे बेहतर कैंडिडेट आप नजर आते हैं सर, किसी भी मामले में, सुन लीजिए, खूबसूरती के मामले में, एक्टिंग के मामले में, चाहे प्रेजेंटेशन के मामले में। त्रिपाठी जी आपको ट्राई करना चाहिए सर। मुद्दे को भटका रहे हैं, आप मुद्दों को भटका रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक जय शाह या अमित शाह तक पहुंच नहीं होगी तब तक विवेक शांडिल्य का क्रिकेट टीम में चयन नहीं होगा। जब तक महिलाओं का शोषण नहीं होगा, ब्रिजभूषण जैसे दरिंदे उनको कुश्ती में आगे नहीं जाने देंगे। जी बात यह है, सामंती सोच की बात है। और 90% जनता ठीक है, खाने पीने और स्वास्थ्य के लिए दुश्वार है, 5 किलो चावल के लिए वो मोहताज है। बात तो ये हो रही है ना कि उन गरीब जनता को हम भागीदारी कैसे दें। बात जातीय जनगणना की हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि मीडिया और भाजपा के आरोपों का जवाब मिस इंडिया में ज्यादा रुचि है। त्रिपाठी जी आपके आरोपों का जवाब एसके दत्ता साहब से ले लेते हैं। अव्वल, जहां तक आपने ये मुझसे कहा कि मैं अगर बॉलीवुड में ट्राई करूं तो ऐसा नहीं है कि मेरा बॉलीवुड में चयन नहीं हो सकता। मैं यहां बहुत खुश हूं, मैं लोगों तक सही जानकारी पहुंचाकर बहुत खुश हूं। इंडिया डेली के जरिए, इंडिया डेली के माध्यम से लोगों को अपडेट करके सही जानकारी बताकर बहुत खुश हूं और मैं इस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करता हूं। एसके दत्ता साहब, बाकी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आरक्षण का मुद्दा जिस ओर राहुल जी ले जाना चाह रहे हैं, ये तमाम चीजें जिनको इन्वॉल्व किया गया है, चाहे वो बॉलीवुड हो, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, क्या इन तमाम चीजों में भी आरक्षण होने चाहिए? विवेक, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मुद्दे पे बहस भी किस वजह से हो रही है। ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, उन सब चीजों पे बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका भी वक्त बर्बाद होता है, हमारा भी वक्त बर्बाद होता है, हर किसी का वक्त बर्बाद होता है। गंभीर विषय पे अगर चर्चा हो और गंभीर बातें श्रीमान राहुल जी कहे तब तो गंभीर चर्चा हो सकता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट जगत में, प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण सरकार नहीं लगाता है और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। श्रीमान राहुल जी को अगर इतना ही चिंता है मिस इंडिया को लेके और मिस फेमिना कॉन्टेस्ट को लेके और मिस्टर इंडिया को लेके, तो श्रीमान राहुल जी खुद क्यों नहीं चले जाते हैं मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में और शरीक हो जाए मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में, और उसके साथ साथ वो अपने टोली को भी लेके जाए और वो लोग भी शरीक हो मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में। बात यहाँ पे ये आती है कि तथ्यों के आधार पे बात हो तब तो समझ में आता है। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, कब से लगा रहे और कब से चिल्ला रहे हैं।
यूपीए सरकार के दौरान 2012 में जो सर्वे आया था, कास्ट सेंसस का सर्वे आया था, संसद के पटल में यूपीए सरकार ने क्यों नहीं रखा था, पार्लियामेंट में क्यों नहीं पेश किया 2012 में? यूपीए सरकार ने पेश करना चाहिए था ना, अगर ही कंसर्न है जातिगत जनगणना को लेके, और जितनी जितनी प्रतिशत उसकी उतनी भागीदारी। तो श्रीमान राहुल जी, राजीव गांधी जी का जो बयान है संसद में, या फिर इंदिरा जी की जो बयान है संसद में लोकसभा डिबेट के दौरान, और या फिर पंडित नेहरू का जो बयान है राज्यसभा और लोकसभा डिबेट के दौरान आरक्षण को लेके, उस पे स्पष्टीकरण दे रहे। पहली बात है, हंसने की बात नहीं है यहाँ पे, मैंने आपकी बातों पे हंसा नहीं है, इसलिए शालीनता से सुनिए, शालीनता से सुनिए और क्षमता रखिए सुनने का क्षमता रखिए, ठीक है? आप बात आती है बिलो, आप बातों पे ही आ रहा हो, कुतर्क आप लोग करते हैं, और कुतर्क के लिए तार्किक आधार पर जवाब देना आवश्यक होता है। 2012 में क्यों नहीं पेश हुआ था संसद में जातिगत जनगणना का रिपोर्ट? यूपी की सरकार थी ना उस समय, क्यों नहीं पेश किए थे? बात आती है, आपने कहा कि गरीबी रेखा, तो पता भी है गरीबी रेखा का प्रतिशत कितना है अभी? वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा में अभी यहाँ पे सार्वजनिक कर रहा हूं, 2022-2023 की वर्ल्ड बैंक की आंकड़ा, वो कहता है कि भारत में ओवरऑल पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन 23% है। मनमोहन जी जब 2014 में छोड़ के गए थे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की प्रतिशत बता देता हूँ, 46% बिलो द पॉवर्टी लाइन, 46% बिलो द पॉवर्टी लाइन में थे मनमोहन जी के सरकार के दौरान। एक एक करके सर, एक एक करके सर, इनका जवाब मैं दे देता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मामला क्या है सर? नहीं तो एसपी दत्ता साहब जी एक एक करके सर, एक एक करके वैभव त्रिपाठी जी, एक एक करके प्लीज जी। मिस्टर दत्ता आप चुप हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मामला ये है कि जब 2012 में जी भाई साहब दत्ता साहब का ये कहना है, ठीक है दत्ता साहब मैं आ रहा हूँ जी 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 वो घंटों बहस करेंगे जी, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे जी अनर्गल जल्दी से त्रिपाठी जी इसका आंसर उसका राहुल लाल जी के पास आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी मैं ये कह रहा हूँ मिस्टर दत्ता जो बात कह रहे हैं कि मात्र 23% लोग, अरे मिस्टर पहले चुप हो जाओ, करते हैं, ये सच्चाई है। चुप हो जाओ पहले। एक एक करके सर, एक एक करके दत्ता साहब एक एक करके प्लीज, एक एक करके जी, ठीक है दत्ता साहब आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं जी। त्रिपाठी जी आपको गरीबों की कोई चिंता रही नहीं, अव्वल तो ये दत्ता साहब का कहना है। अरे भाई 46 जो आंकड़े दिए गए उसके हिसाब से 46% बीपीएल थे आपके रिजीम में, 2004 से 14 के रिजीम में। सुन लीजिए, अरे क्या आंकड़ों की बात करते हैं साहब, सवाल ये है कि अरे मिस्टर दत्ता चुप हो जाइए पहले, ये बदतमीजी है। ठीक है दत्ता साहब, बदतमीजी बंद करिए पहले। दत्ता साहब एक एक करके दत्ता साहब एक एक करके जी हो जाइए पहले, आप जवाब सुनिए। मामला ये है, ये आदमी को चुप कराएंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए ना त्रिपाठी जी, आप बोलिए। दत्ता साहब ने अपना जवाब दे दिया। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की मांग हम नहीं कर रहे हैं। सवाल क्या है कि सरकार सभी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करना चाहती है, जिससे आरक्षण का लाभ लोगों को ना मिल पाए। यही कारण है कि सरकारी नियुक्तियों को भी रोक लगा के रखी है ये सरकार। आपको कैसे पता? एक सेकंड दत्ता साहब, एक सेकंड, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जी, वैभव त्रिपाठी राहुल लाल को लेकर आइए जी, एक एक करके सर, एक एक करके अनिरुद्ध जी भी आ गए। वैभव त्रिपाठी राहुल लाल जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। दत्ता साहब एक सेकंड वेट कीजिएगा, उसके बाद अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहा हूं। वैभव त्रिपाठी आपकी बारी। देखिए ऐसा है कि तो मिस्टर दत्ता कह रहे हैं कि 23% और आप कह रहे हैं 46%। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है ये आंकड़ा कहां से आ रहा है, और आंकड़ों से ये पता चलेगा
वर्ल्ड बैंक का यार ये विवेक जी ऐसे लोगों को अगर बुला रहे हैं डिबेट में तो डिबेट डिरेल ही अरे सर आप होगी और बोलिए ना, मुद्दों पे अगर त्रिपाठी जी आप बोलिए तो सही, नहीं, अपना जवाब उनको तो पूरा म्यूट कीजिए। करिए। हाँ मामला ये है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल मुफ्त में लेने की जरूरत पड़ रही है और ये आदमी ये कह रहा है कि गरीबी रेखा में लोग है ही नहीं। अरे 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल की लाइन में खड़े होना पड़ रहा है और गरीबी नहीं है। जी। ये पता नहीं कौन से रिकॉर्ड में जी रहे हैं, किस ख्याल में ठीक है, जी मैं रहे हैं। यही सवाल मैं वैभव त्रिपाठी और वैभव त्रिपाठी जी को एक स्क्रीन पे लेकर आएगा मेरे साथ 1 to 1 प्लीज। वैभव त्रिपाठी जी मेरे साथ आए स्क्रीन पे प्लीज। तो बात गरीबों की होनी चाहिए या फिर मिस इंडिया की होनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा 40 हूं, मिनट के आपने कहा वक्तव्य कि में 80 40 मिनट के अरे सुन लीजिए प्लीज विवेक जी, 40 मिनट के वक्तव्य में जो 4 सेकंड या 10 सेकंड का वक्तव्य मैं तो ये मानता हूं कि वो ये एलओपी क्या है, कुछ लीडर पे ऑफ कर रहे हैं? अपोजिशन है, उनका एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत Exactly. महत्वपूर्ण है, ये इस देश के लिए बहुत yes, महत्वपूर्ण है। वाह वाह वाह, एलओपी वाह, का वाह, एक मुझे एक बहुत अच्छा लगा जब वो आपने इक्वल टू जब प्राइम आपने ये मिनिस्टर है। बात- एलओपी इक्वल टू प्राइम जब आपने मिनिस्टर ये- का पद माना जाता है। वो तो एक एक सेकंड आप 1.5 मिनट जब- क्यों बेहतरीन, 1.5 मिनट क्यों काट देना चाहते हैं आप? मैं आभारी हूं आपका जी। कि आपने कम से कम एलओपी को इतनी तवज्जो दी। जी लेकिन क्या एलओपी के उस 40 मिनट उनके वक्तव्य को हम एक फ्लो में कहे गए उस शब्द के लिए जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि बात यह है कि गरीब आदमी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, दूर है, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मिस इंडिया हो, क्रिकेट हो या बाकी जगह वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है। ये मामला है। तो अब ठीक है, आप इस मुझे फॉर्मूला मामले को बताइए। अब वैभव त्रिपाठी जी दर्शकों को फॉर्मूला बता रहे हैं कि भाई अगर आप बैकवर्ड कास्ट से आते हैं तो आप मिस इंडिया में कॉन्टेस्ट कैसे कर सकते हैं? वैभव त्रिपाठी जी ओहो, मिस इंडिया में कॉन्टेस्ट करने से पहले मुझे ये जरूरत है कि मैं अगर बैकवर्ड में हूं, एससी में हूं, तो मुझे समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य का अधिकार मिले, मुझे रोजगार मिले। ऐसा नहीं मिल रहा एम्स है। में पिछड़ों दलितों का इलाज नहीं होता है, ओहो, सरकारी अस्पतालों में नहीं होता है, या आपके रिजीम में नहीं होता था या आपके रिजीम में नहीं हो रहा है। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप देखिए बार बार डिबेट को डिरेल कर दे रहे त्रिपाठी जी। जी डिबेट को डिरेल प्रेम कुमार जी भी आ गए हमारे साथ ने और आप उनको अलाउ कर रहे थे। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी शिक्षा व्यवस्था का जो बुरा हाल है, प्रथम एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक रिपोर्ट है, उसमें यह कि 8वीं के बच्चे को 5वीं का मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, तो सरकारी शिक्षा कहां समान शिक्षा के अधिकार को पूरा करती है? वहां गरीब का बच्चा मतलब हम 75 साल में शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब हम 75 साल में हम ऐसे जा रहे थे, पिछले 10 सालों में हुआ है, 75 साल में हम ऐसे जा रहे थे नहीं, और 10 साल में ऐसे आ गए। जी बिल्कुल जी, मतलब 75 साल में रॉकेट की स्पीड से जा रहे थे, 10 साल में हम क्रैश कर गए। 75 साल में हम मंगल तक पहुंचे हैं और सारे पीएसयू को बेचने का नौबत आ गया है। 10 सालों में सारे पीएसयू को बेच रहे हैं, सारे सरकारी संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं और सब उठा के राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वैभव त्रिपाठी जी ठीक है, अभी आ रहे हैं आपके पास दोबारा, बहुत वक्त आपको दे दिया, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल लाल जी। विवेक जी देखिए, मैं मानता हूं कि कल राहुल गांधी ने जो पूरा का पूरा संवाद वहां पे कहा है, आप 40 मिनट का एक एक सेकंड भी आप अगर जोड़ लीजिए, जो आप कह रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनका एक एक सेकंड, एक एक बयान महत्वपूर्ण है। हमें लग रहा है कि वो स्वतंत्र भारत में काफी एक ऐतिहासिक किस्म का भाषण उन्होंने कल दिया है। सामाजिक न्याय के मामले को जोड़ते हुए किस तरह से भारत सुपर पावर बन सकता है, उसमें एकदम पूरे की पूरी एक दूरदृष्टि वाली विजन रखी गई है। सोचिए, वो एक मोची से मिलते हैं और जब वो मोची कहता है कि हमें हमारे काम का सम्मान इस समाज ने नहीं दिया, केवल मेरे पिताजी ने इस काम का सम्मान दिया, तो आप देखिए वो कैसे स्किल डेवलपमेंट किस तरह से भारत में दिया जाना चाहिए। किस प्रकार हम देश के अलग अलग स्किल्स का प्रयोग इसलिए नहीं कर पाते हैं, इस देश में भेदभावपूर्ण प्रणाली है, भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए जो ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो आरक्षण के मामले को इतना दूर तक ले गए कि वो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण ले जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में भी आरक्षण ले जा रहे हैं, मामला ये आरक्षण का नहीं है। मामला ये है कि योग्य लोगों को बाकी जगहों पर समुचित उनको अवसर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, इस मामले को वो उठा रहे हैं। और अगर वो ये चीज कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दांतों का एक्सरे, दांतों में दर्द होता है तब लोग एक्सरे कराते हैं, तो फिर पूरे देश के बारे में जानकारी चाहिए। विवेक जी, जातिगत जनगणना देश को तोड़ने वाली बात कैसे हो रही, बता दीजिए। राहुल लाल जी एक बात बताइए, कौन से सम्मेलन में कल राहुल जी गए थे, अगर आपको याद हो तो?
कल वो संविधान सम्मेलन में गए हुए थे प्रयागराज में। नहीं, संविधान सम्मान सम्मेलन था वो। बिल्कुल, संविधान सम्मान जी, सम्मेलन। और देखिए, लेकिन वहां पे मिस इंडिया का जिक्र करना और कहना कि भाई मिस इंडिया की लिस्ट जब मैंने निकाली तो राहुल जी मिस इंडिया की अव्वल लिस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद उसमें कह रहे हैं कि भाई इसमें मैंने देखा कि 90% जो है वो मामला जो है वो बैकवर्ड से नहीं है, मतलब कि जो कॉन्टेस्टेंट है या जो जिन्होंने कॉन्टेस्ट विन किया है उसमें बैकवर्ड क्लास से लोग नजर नहीं आती हैं, महिलाएं नहीं दिखती हैं। लेकिन मैंने जो लिस्ट निकाली उसमें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 1947 में शुरू हुई और अल्पसंख्यक समाज से ये बहनें विजेता बनी 1947 में। एस्थर विक्टोरिया अब्राहम नाम है, इसके बाद इंद्रानी रहमान 1952 में, 1953 में, बैक टू बैक ऐसे कई नाम हैं, मतलब एक के बाद एक। विवेक जी, आप उस लिस्ट को बैठे हुए हैं, आप बताइए उस लिस्ट में क्या आबादी को समुचित प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है? क्या योग्यता केवल कुछ विशेष जगहों तक सीमित है, बाकी अन्य जगहों पर योग्यता नहीं है? यही तो मामला राहुल गांधी उठाना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों हम, आप आज सोच के देखिए कि न्यायपालिका में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, बाकी दूसरे जगहों पर प्रतिनिधित्व नहीं है। अब ये परिस्थितियों में अगर वो ये मीडिया हाउसेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हर जगह को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि योग्यता को सम्मान मिलना चाहिए, अवसरों को सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां बनानी पड़ेगी। अगर अभी भी सरकार कहती है कि भाई एससी कैटेगरी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, वो जगह खाली रह गया, तो आखिर आजादी के 73 वर्ष बाद भी ये परिस्थितियां क्यों बनी हुई है? तो ये तो अलग अलग कैटेगरीज में आप न्यूनतम योग्यता रखने वाले योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं। जी, ये सवाल खुद से भी पूछा जाना चाहिए। रिफॉर्म क्या 10 साल में होना चाहिए था या बाकी के 75 सालों में भी होना चाहिए था? देखिए, अगर 2000 जी बोलिए विवेक जी, देखिए अभी यहाँ पे सवाल उठाए गए थे कि 2012 में जो चीजें आई वो आंकड़े संसद के पटल पे क्यों नहीं रखे गए? भाई अभी 2014 से तो है ना सत्ता में, रख दीजिए उन आंकड़ों को ही सार्वजनिक कर दीजिए। 2012 वाले आंकड़ों को सार्वजनिक करने से इस सरकार को किसने रोका है? अगर मैं कह रहा हूं जब जागो तभी सवेरा, अगर भूतकाल में कुछ गड़बड़ी हुई है और उन गड़बड़ियों को कांग्रेस दुरुस्त कर रही है तो उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए विवेक जी, और हमें और आपको सबों को मिलकर प्रशंसा करनी चाहिए कि राहुल गांधी एक अभूतपूर्व कदम की तरफ चल रहा है। उन्होंने कल यह भी घोषणा कर दी कि जातिगत जनगणना से अगर हमें पॉलिटिकली नुकसान होगा तो भी हम कराएंगे। ये एक उनके मिशन के रूप में शामिल है वो। तो ये तो उसको वो काफी दूर तक ले गए, इस मामले में वो कहीं पीछे हटने वाले नहीं दिख रहे हैं। इस देश की जरूरत है जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय इस देश की जरूरत है, और उसके तरफ राहुल गांधी ने देश की जरूरत पता नहीं, देश को इसकी कितनी जरूरत है? राजनीतिक पार्टियों को तो है, मुझे तो ऐसा लगता है हर पॉलिटिकल पार्टीज को, और हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से है। देश को भी जरूरत है इसकी, नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वो वोट बैंक के हिसाब से है। ये हर आदमी को समझ में आता है राहुल लाल जी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कोई नासा का गणित नहीं है, इसमें कोई इसरो का रॉकेट नहीं लगा हुआ है साइंस में। मैं अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं। अनिरुद्ध जी, जब बात आरक्षण की होती है तो इसको इतना विवादित क्यों बना दिया जाता है? राहुल गांधी जी ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आप लोगों ने चुनकर एक चीज निकाले कि भाई वो मिस इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बैकवर्ड क्लास को आगे लाना है या अंत्योदय की बात करनी है तो हर आदमी के विकास के क्रम की बात होनी चाहिए। विवेक जी, मैं माफी चाहता हूं थोड़ी देरी से जुड़ा, लेकिन मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि राहुल जी जो बातें कर रहे हैं वो अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, टूल किट का एक हिस्सा है, वो हमेशा उसका प्रयोग करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते रहते हैं। और वो जो न्याय की बात करते हैं वो कितना न्याय कब देंगे, कैसे देंगे? 1947 से लेके जब तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे मिस इंडिया की प्रतियोगिता रही हो, वो तो खैर एक स्वायत्त संस्था कराती है, उसमें वो कुछ अगर इंटरफेयर कर सकते तो करते उसमें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में तो आरक्षण था दलितों का ना, वो आरक्षण क्यों आपने मुसलमानों को देके पूरा छीन लिया? दलितों के पास आरक्षण नहीं। आप कहते हैं कि सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी नहीं है, ये बोलते थे। भैया एक चीज बताइए कि सेक्रेटरी रैंक का जब अधिकारी नहीं था तो कम से कम आप ये बताइए ना, आईएएस का जो सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि सेक्रेटरी बनने में 30 साल लगता है, किसी आईएएस को 27-28 साल के बाद ही उसको क्या कहते हैं ग्रेड मिलता है। तो अगर उसमें इसका मतलब है कि उसके पहले आपकी सरकारें रही हैं, तो आपने सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा क्यों नहीं बोला उनको कि आप करते कुछ नहीं है? उसके बाद में जमा हो जाए उसमें। एक मिनट विवेक, मैं बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनता रहा, मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा, इंटरप्ट ना करें। ठीक है वैभव जी, इंटरप्ट ना करें, मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा, मैं बहुत तेज बोली सुन रहा हूं, मैं बहुत ध्यान से सुनता रहा हूं। बताना चाह रहा हूं कि वो दलितों को एक मिनट सुन लीजिए, चुप रहिए, के लिए इन्होंने लेटरल एंट्री आप के लिए चुप रहिए भाई, इनको ठीक है लेटरल एंट्री वाली बात करें, ठीक है करने दीजिए, ठीक है आपकी बात आ गई। लेटरल एंट्री वाली बात करें, उस पर कुछ कहना चाह रहे थे जी, आपका जवाब अनिल जी। अब
अब बात आती लेटरल एंट्री पे बार बार बोलते हैं। भाई मोन्टेक सिंह अहलुवालिया छोड़िए, राजीव नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित एम्बेसडर बना दी गई थी, वो कौन सी, उसमें कौन सी क्या कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस की थी वो। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो करते गए देश के, इनका एक टूल किट है, उस टूल किट के आधार पे पहले देश को इन्होंने मुसलमानों में बांट दिया, हिंदुओं में बांट दिया, फिर अब जातियों में बांट रहे हैं कि जातियों के लिए हम ये कर रहे हैं, जातियों के लिए हम। आप बताइए ना, कितने दलित मुख्यमंत्री आपने दिए, कितने दलित राष्ट्रपति आपने दिए, कितने दलित उपराष्ट्रपति आपने दिए, कितने दलित आप, लेकिन आप कुछ नहीं देंगे। और आप अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और एनडीए गवर्नमेंट को आप उठा के देखिए तो अभी करंट में देखिए, आप चाहे मध्य प्रदेश को लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ को लीजिए, उड़ीसा को लीजिए, कहीं का भी लीजिए, दलित ओबीसी सबके बराबर हिस्सेदारी है। लेकिन ये क्या करेंगे, गुमराह करेंगे। फिर जब दलितों में आएंगे तो उसमें जातियों में बांटेंगे। इनका एक टूल किट है, देश विरोधी टूल किट। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इन्होंने एक समझौता किया है, लेकिन उसमें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एजेंडे सबको इंडोर्स करते हैं, कहीं नहीं बोल पाते हैं ये। जी क्या नहीं, आप लोग एक ही एजेंडा है विवेक जी, सिर्फ एजेंडा है। देश भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध कर, जॉर्ज सॉरेस के फंड पे पलने वाले नेता हैं ये। नहीं, आप लोग मिस इंडिया में आरक्षण, जॉर्ज सॉरेस के फंड पे पलने वाले लीडर हैं। आप लोग मिस इंडिया में आरक्षण कब देना? 1947 से क्या कर रहे थे नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? और यूपीए 1 यूपीए 2 में ये क्या कर रहे थे जब बिल फाड़ के फेंक रहे थे? तब तो इनके पास में यूपीए 1 यूपीए 2 में थे ना, मनमोहन सिंह थे ना, जब वो कहते थे सारे रिसोर्स। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया, अभी मैं जा रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि 1947 से ही दे दिया जाना चाहिए था? पलने वाले नेता यही बोलेंगे। जी, आप कह रहे हैं 1947 से ही दे दिया जाना चाहिए था? प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, यही सवाल लेकर। प्रेम कुमार जी, आज मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि भाई जब आपकी सरकार थी तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया, अव्वल सवाल ये। इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने जीते जी कभी अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं किया, मरणोपरांत उनको भारत रत्न कभी दिया नहीं, आपने कांशी राम जी जब उनका निधन हुआ तब उस समय एक दिन का शोक नहीं रखा, तो आपने कब दलितों का सम्मान किया? और जब आपने दलितों का सम्मान किया नहीं, आपने जाति जनगणना कराया नहीं, तो अब आप क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या राजनीतिक लाभ के लिए? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया विवेक जी। जी सर। देखिए, राहुल गांधी का जो वक्तव्य इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज में, ये पहले भी ये बात बोलते रहे हैं, लेकिन उनको इन्होंने बड़ा शार्पली कहा। और मायावती जी जो बोल रही हैं, जो बीजेपी बोल रही है, उन सब में ये बात तो है कि कांग्रेस ने नहीं किया, राहुल गांधी ने अपने शासन में नहीं किया, शिकायतें हैं। लेकिन राहुल गांधी जो आज बोल रहे हैं वो गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए, ये बात कोई नहीं कह रहा है। वो कह रहे हैं कि आप अपने रिजीम में आपने ऐसा नहीं किया। ये इस फर्क को समझिए। चलिए, सारी आलोचना मान लेते हैं, लेकिन ये बात जो विजनरी बात है कि क्या 90% आबादी को विकास की मुख्य धारा से दूर रख करके भारत विश्व गुरु बन सकता है? अब ये कैसे होगा? पिछली सरकारों ने नहीं किया, अभी की सरकार नहीं कर पा रही, ये सब बातें अलग हैं, उसका रोड मैप अलग होगा, उसमें मतांतर हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांतता तो ये बहुत सही है। केवल 90% आरक्षण लोगों के साथ सिद्धांतता आप कह रहे हैं 90% आरक्षण की बात नहीं करो। तो आप हर बात को आरक्षण से मत जोड़िए। जैसे बात आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है ना प्रेम कुमार जी। आप कह रहे हैं 90% लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा, मतलब 90% लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? व्यक्ति का विवेक जी, मैं अनिरुद्ध जी आ रहा हूं, दत्ता साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी को पूरा करने दीजिए, प्रेम कुमार जी को पूरा करने दीजिए। फालतू लोग जो क्या कर रहे थे जामिया मिलिया में, अलिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही बातें रख दूंगा। उन्होंने प्रेम कुमार जी इसके दत्ता साहब को लेकर आए। अनिरुद्ध जी थोड़ा सा अम्बेडकर को चुनाव हरवा दिए। अनिरुद्ध जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्रेम कुमार जी और दत्ता साहब को लेकर स्क्रीन पर प्लीज। अनिरुद्ध जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आ रहा हूं उसके बाद। प्रेम कुमार जी पूरा कर लें। मैं बहुत संक्षेप में, आप आराम से पूरा कीजिए, आपके पास वक्त है, बोलिए प्रेम कुमार जी, बोलिए, सुन रहे हैं। कि देखिए, पूरे देश का अगर एक्सरे होता है, सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो उससे ये पता चलता है कि कौन कहां खड़ा है। जो आरक्षण पॉलिसी आज तक चली है
वो भी कारगर साबित नहीं हुई है, तो क्यों हुई है इसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर मिस इंडिया में ऐसे तो महिलाओं का संघर्ष है, मिस इंडिया तक आने में महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा, अब महिलाओं में भी जो दलित और पिछड़े वर्ग की है उनका संघर्ष और बड़ा हो जाता है। तो इस और विचार करना, देखना और कैसे वो उनका पार्टिसिपेशन हो, ये बहुत जरूरी है। ये चिंता करना देश की आवश्यकता है। कांग्रेस अपनी गिरिबान में झांक के देखे कि खुद क्या करती है। कर्नाटक सरकार का जातिगत जनगणना 2015 में जनगणना करवाया गया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्यों नहीं पेश कर रही है असेंबली में? उनका रिपोर्ट पेश करना चाहिए ना। आप मांग करिए ना, राहुल जी, आप बिल्कुल मांग करिए, राहुल जी जो इसमें गलत कहाँ है? कांग्रेस के हथियार से कांग्रेस पर ही अटैक करिए, उससे दलितों का भला होगा, ओबीसी का भला होगा। गलत कुछ नहीं है। आप पूछिए कांग्रेस से क्यों नहीं करती है। फाइनेंस सेक्रेटरी जब बनाया गया था, लेटरल एंट्री के माध्यम से तो किया गया था ना डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मॉन्टेक सिंह आलू का जब वर्ल्ड बैंक से लगाया गया था, प्लानिंग कमीशन का कमिश्नर बनाया गया था, लेटरल एंट्री के माध्यम से। आप लेटरल एंट्री को मान रहे हैं ना, फिर आलोचना क्यों कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं पहले सारी लेटरल एंट्री सही थी, तो इस बार भी हमें सही रहने दीजिए। सवाल है, आप लेटरल एंट्री के खिलाफ हैं कि नहीं है? और नहीं है तो वापस क्यों लिया? आप बोलते कि हम करेंगे लेटरल एंट्री, आप बोलते कि हम नहीं मानेंगे आरक्षण। जिस हिसाब से राहुल जी जा रहे हैं, कल ये बात यह है कि आप क्या चाहते हैं, वो पंडित कांग्रेस क्या कर रही थी उसी के हिसाब से आप चलेंगे। और उसके साथ कतला जो है वो ओबीसी है। राहुल जी लेके जाएंगे डिबेट को, जातिगत चीजों को लेके जिस हिसाब से जा रहे हो, उनके बातों पे कोई तार्किक आधार नहीं है, केवल ठीक है नहीं करते हैं वो के आधारित है। राहुल जी की मैं एसके दत्ता साहब, मैं चीजें देते हैं वो जी। मैं वैभव त्रिपाठी जी के पास आ रहा हूं। जो 90% रिजर्वेशन की बात यहां पर हुई है, जो सवाल मैंने पूछा है, इसमें एक बयान है राहुल जी का। उसमें वो कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि संस्थानों, कॉर्पोरेट्स, बॉलीवुड, मिस इंडिया में कितने लोग 90% से हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि 90% लोगों की भागीदारी नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। 90% भागीदारी का मतलब 90% आरक्षण से है। वैभव त्रिपाठी सर, देखिए, ऐसा है कि राहुल जी ने उसी वक्तव्य में ये कहा है कि हम चाहते हैं कि उनका सामाजिक आर्थिक जनगणना हो। मिस्टर दत्ता कह रहे हैं कि क्यों नहीं जारी। अब दत्ता साहब को छोड़ दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना पहले। भागीदारी का मतलब क्या? भागीदारी का मतलब रिजर्वेशन। आप भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे? ओहो, हमको पता ही नहीं है कि किस वर्ग का कितना आदमी कहाँ खड़ा है। तो एटलीस्ट उसकी जानकारी तो हम इकट्ठा करें। हम उस जानकारी की बात कर रहे हैं, आप इस बात को कहीं और ले जाना सेंसस तो होता रहा है राहुल। वैभव त्रिपाठी जी, सेंसस नहीं होता इस देश में। मैंने कहा कि सामाजिक आर्थिक गणना जिसकी बात डॉक्टर दत्ता कर रहे हैं। नहीं, आपने सेंसस में कभी हिस्सा लिया है या कोई जाति जनगणना की है? आप हर 10 सेकंड में अगर टोक देंगे तो बात पूरी नहीं होगी। मैं माफी चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो तहे दिल से माफी चाहता हूं सर। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस आंकड़े को इकट्ठा किया जाएगा तब पता चलेगा कि किसकी स्थिति कहां पर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कैसे सुधार की बात करेंगे? मेरा ये यूपी 2 में, अरे एग्जैक्टली अभी प्रेम कुमार जी ने एकदम सही बात कही कि चलिए पीछे जो चीजें हुई, तो आप 10 साल के लिए क्या वही चीजें रिपीट करने के लिए आए हैं सत्ता में? देश की जनता ने आपको अगर चुना है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, तो आज 10 साल बाद जब आप तीसरे टर्म में हैं, तो क्या आप अपना कुछ विजन दिखाएंगे या सिर्फ वही बात कहते रहेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? अभी एक बहुत अच्छी बात हो रही थी, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री पे बैकफुट पे सरकार ये जब गई, तो मिस्टर दत्ता ये बताएं कि क्या वापस लेना गलत था या जो इंपोज कर रहे थे वो गलत था? दो में एक, ये दोनों के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं? हम जो पीछे कर रहे थे, हमने तो ये बात कही है ना, हमने देश को मंगल तक पहुंचाया है। सुनिए, और बेसिक बात ये है कि आज तक आर्थिक असमानता, सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने बोला है कि आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है। हो क्या रहा है कि कुछ चंद लोग
जो पहले हजारों में गिने जाते थे वो नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं, नंबर 2 पर पहुंच जाते हैं, और बाकी 80 करोड़ जनता 5 किलो चावल की लाइन में लग जाती है। तो ये जो आर्थिक असमानता है ये और भीषण स्थिति ले लेगी और गृह युद्ध वाली स्थिति बन जाएगी। हम हंगर इंडेक्स में कहां से कहां पहुंच गए हैं, ये बड़े सवाल हैं। सामाजिक न्याय की बात अगर हम नहीं करेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि जब सामाजिक न्याय होगा और लोगों में बहुत बड़े अंतर हो जाएंगे तो गृह युद्ध जैसी स्थिति न होगी? आप क्या चाहते हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति हमारे आर्थिक देश में समानता हो? और सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, अब जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। जातिगत जनगणना भी उसी में शामिल है जनाब। अच्छा। मैं जातिगत जनगणना की ही भी बात कर नहीं रहा तो हूं। कुछ मैं फिक्स वही नहीं कर पा कह रहे रहा हैं, फिर मिस इंडिया वाली जनगणना कैसे होगी सर? क्या बात। अरे भाई पहले उनकी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करके पहले एक्चुअल स्थिति का पता कर लीजिए देशवासियों के। पहले सुन लीजिए किनकी हर 2 सेकंड में आप टोकते हैं, माफी मांगते फिर टोकना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले वो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले उनको समान अवसर देंगे। मैं त्रिपाठी जी एक सवाल आखिरी पूछूंगा, कार्यक्रम बनाएंगे। मैं एक सवाल और लूंगा त्रिपाठी जी आपसे, उसके बाद अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं उनके पास जाऊंगा, उसके बाद राहुल लाल जी काफी देर से वेट करें। 2011 में जो सेंसस हुआ यूपीए सरकार के रिजीम में, उस सेंसस में क्या क्या चीजें पूछी जाती है? जब एक जनगणना होती है उसमें क्या क्या आंकड़े लिए जाते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं? देखिए ऐसा है कि अब फॉर्मेट लेके तो मैं बैठा नहीं, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी 2011 के सर्वे के बाद 2012 में शुरू हुआ, जो 2013 आखिर तक चला। और मैं आपको बताता हूं, मिस्टर दत्ता बार बार चिल्ला रहे थे कि क्यों नहीं रखा। उसके बाद चुनाव आ गया, आपकी सरकार बदल गई, जिसका पक्ष ले रहे हैं दत्ता जी, उनकी सरकार आ गई और 10 साल में वो आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रही सरकार? मान लिया हमने जारी नहीं किया, तो दत्ता साहब क्या आप इस बात के लिए इस सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो सर्वे ऑलरेडी हुआ है उसका डेटा क्यों नहीं आप संसद के पटल पे रखते हैं? जी। तो आप पटल पे नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि आपके मन में चोर है, हमारे मन में चोर नहीं था। हमने वो सर्वेक्षण कराया था, हमने वो सर्वे कराया था, सरकार बदल जाने के कारण वो संसद के पटल पर नहीं आ पाई, तो आपको उससे करना है। ठीक है, हमने जो पीछे किया हम आगे अपना मैं दत्ता साहब आपके पास आ रहा हूं, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पक्षधर है, जातीय जनगणना के पक्षधर है। आपके पास देखिए सर, जो भी सेंसस होता है, त्रिपाठी सर बहुत सीरियसली कह रहा हूं, मैंने भी छिटपुट कार्यों के लिए जो है वो सर्वेक्षण किया है, सर्वे किया है, फील्ड पर उतर कर सर्वे किया है, तकरीबन 5-6 हजार लोगों से मैंने कनेक्ट किया है, मैंने कॉलम्स भरे हैं, मैंने उनसे 30-35 तरीके के सवाल पूछे हैं। आपसे हर एक चीज की जानकारी ली जाती है, आपकी जाति, आपकी उपजाति, आपके घर में कितने बच्चे, कितनी साइकिल है, कितनी संपत्ति, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग खेती करते हैं, सालाना आय कितनी है, सारे सवाल कवर होते हैं उसमें। मुझे नहीं लगता सेंसस में जाति जनगणना नहीं होती, उसमें जाति उपजाति हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं जातियों को लेकर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, लगता है तो आप वो आंकड़े जारी क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, वो आंकड़े जारी। 2011 के बाद 3 साल आपके पास भी तो मौका था सर, और 2021 के बाद सेंसस नहीं हुआ कोविड की वजह से। मैं इस सवाल का जवाब अनिरुद्ध जी से ले लूंगा, वो बेहतर आपको बता पाएंगे। मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, एसके दत्ता आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। एसके दत्ता साहब, उसके बाद अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहा हूं। एसके दत्ता साहब जल्दी से शॉर्ट में आंसर दीजिएगा सर। यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस जब होता है, वो जो क्वेश्चनियर तैयार होता है उसपे लगभग 45 सवाल होते हैं, 45 सवाल, जिसपे जात से लेके, आर्थिक आधार से लेके, क्षेत्र से लेके, मजहब से लेके सारी चीजें होती है। 2-3 महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये है कि 2011 का सेंसस में ये सारे सवाल पूछ के जब सेंसस किया गया था, 2011, 12, 13, 14, यानी कि 3.5 साल तक आप लोग सरकार में रहे, क्यों नहीं पेश किए संसद में रिपोर्ट, क्यों नहीं पेश किए? ये एक सवाल है। 2015 में सुनिए, सुन लीजिए, 2015 में कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना पे सेंसस किया, आज तक पेश क्यों नहीं हुआ? तेलंगाना सरकार ने आज तक पेश क्यों नहीं किया? मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को कि वो आदेश से सीएम को, पीएम को, कि तत्काल दिल्ली के प्रांगण में जातिगत कांग्रेस के रिपोर्ट को जारी कर सकती थी, कांग्रेस ने नहीं जारी किया। बीजेपी ने, एनडीए गवर्नमेंट ने क्यों नहीं जारी किया? अनिरुद्ध जी इसका जवाब देंगे। 2011 के आंकड़े आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं जारी हुए? अनिरुद्ध जी इसका जवाब, उसका राहुल लाल जी आपके पास, प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं।
विवेक जी, दिक्कत ये होती है कि जब जो प्रश्न उठाता है उसकी नीयत पे शक होता है कि भाई जब आप सत्ता में थे, चलो ये काम किया, आपने दलित विरोधी, नेहरू जी ने कहा कि आरक्षण मिलने वालों की बुद्धि मंद होती है, राजीव गांधी जी ने कुछ और कहा, जब इनकी यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार थी तो इन्होंने क्या कहता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। एक कहानी है, सुन लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे सुनो भाई, चुप रहो, मैं बड़ी देर तक, विवेक भाई मैं बहुत देर तक चुप रह के सुनता हूँ, ये लोग इंटरप्ट करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। जॉर्ज सोरेस के पैसे पे पलने वाले लोग ये देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, ये टूल किट का हिस्सा है। मैं इनके क्या क्या बोलेंगे। अनुज जी और राहुल लाल जी को लेकर आइए। त्रिपाठी जी थोड़ी देर वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आ रहा हूं। त्रिपाठी जी थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके अंदर अराजकता फैले का हिस्सा है, क्योंकि जॉर्ज सोरेस के पैसों पे पलने वाले लोग, इनको रिजर्वेशन से छोड़ दीजिए ना, आप पॉइंट पर आइए। दलितों के हिस्से मतलब नहीं था। ये बताओ ना, कितने दलित मुख्यमंत्री बनाए, कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए, कितने लोग, कितने नहीं, पॉइंट यही है जी, पॉइंट यही है। इनकी मंशा जब है, जब कोई चोर बोलता है कि चोरी हो रही, ये हो रही, क्योंकि वो लोगों को भड़काना चाहता है ताकि लोगों के माहौल में अराजकता फैले और वो चोरी करे। यही चीज इनके बांग्लादेश ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये छटपटाहट इनकी है किसी तरीके से देश में एक अराजकता का माहौल फैलाना। ये है राहुल गांधी, और ये टूल किट का हिस्सा है। ये विपक्ष की कौन सी भूमिका में रहते हैं, ये एक टूल किट पे पल रहे हैं ये लोग। कभी ये आंदोलन लेके चलेंगे, कभी वो आंदोलन लेके चलेंगे। तो जॉर्ज सोरेस के पैसों पे पलने वाले ये लोग, इनका काम है यही, ये टूल किट का हिस्सा। कभी आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे। अरे भाई, अगर मान लिया आपका था तो आपने दलितों की इतना प्रेम था, आपने ओबीसी का इतना प्रेम था, बताओ ना कितने मुख्यमंत्री वर्तमान में बनाए हैं। वायनाड से प्रियंका वाड्रा क्यों चुनाव लड़ा रहे हो, कोई दलित नेता क्यों नहीं चुनाव लड़ा रहे हो। आप बार बार बोलते हो मुसलमानों को लेके, आप अगर क्या कहते हैं दलित बच्ची का साथ बंगाल में रेप होता तो आप वहां नहीं जा पाते। राहुल गांधी, मोहित खान एक दलित बच्ची के साथ रेप करता है, उस पर चुप हो जाते हैं, लड़की है लड़ सकती है। आप बात करते हैं दलितों की, आप बात करते हैं ओबीसी की, आप बात करते हैं सामाजिक समरसता की, क्योंकि आपके नियत में हमेशा खोट है। इसलिए प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति खुद चोर है वो कैसे बात कर रहा है कि यहां पे चोरी हो रही, क्योंकि वो लोगों के बीच में अराजकता फैलाने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं तो जो काम वो करे तो वो काम आप थोड़ी कर सकते हैं सर, वही बात कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। नहीं तो आप जब सत्ता में है तो आप डेटा रिलीज कर देते हैं, देश को जाति में नहीं, उनके बहकावे में कुछ नहीं। जो देश के हित के लिए होगा सब होगा, समाज के हित के लिए जो होगा सब होगा, दलितों के, ओबीसी के, सबके हित के लिए जो होगा सब होगा। लेकिन राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस के बहकावे में देश को नहीं बर्बाद करना है। ये तो चाहते देश में अराजकता फैले, देश जातियों में टूट जाए। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी, क्या जातियों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है? अनुज जी बड़ी बात कह रहे हैं। दलित बच्ची का, और अगर जी ठीक है, कांग्रेस चुप हो गए, क्यों नहीं बोल और अगर क्यों नहीं जा पा रहे हैं वहां तो दलितों। लेकिन दिक्कत यही इनके साथ यही कि जब आपकी नियत में खोट है तो ऐसा होगा। और अगर कांग्रेस पार्टी दलितों को लेकर, अनुज जी एक सेकंड आ रहा हूं, और उसके तो नियत में आपके क्या जाति के आधार पर देश को बांटकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? और फिर क्या वाला क्वेश्चन तो बहुत वो पूछ रहा हूं, बहुत लाइट वे में पूछ रहा हूं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का ध्येय यही नजर आता है। दूसरी बात यह कि अगर कांग्रेस पार्टी दलितों को लेकर इतनी सीरियस है तो आज तक के कांग्रेस के रिजीम में सिर्फ 2 ही दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों हुए? राहुल लाल जी इसका जवाब दे रहे हैं। राहुल लाल जी प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। राहुल लाल जी, सबसे पहले देखिए जो आपने सवाल पूछे हैं, देखिए नंबर 1 चीज यहाँ पे जो पूरा मामला उठ रहा है कि क्या जाति के नाम पे देश को बांटने के प्रयास हो रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा, तो देखिए ये बयान बिल्कुल गलत है। मुझे अभी भी याद है जब 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो विधानसभा चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया था। और उस समय जब कैबिनेट का विस्तार किया गया था तो स्वतंत्र भारत में पहली बार कैबिनेट मंत्रियों के जाति के नाम लिख के जारी किए गए थे, प्रेस विज्ञप्ति भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से जारी करके। तो क्या उस समय कहीं जातियों के नाम पे देश को बांटने के प्रयास थे? देखिए अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यह प्रयास तमाम राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन अब वो बात राहुल गांधी काफी बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में उठा रहे हैं। अभी अनुज जी कह रहे थे टूल किट की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पता नहीं किसके जॉर्ज सोरेस के पैसे से पलने वाले लोग। मैं सवाल जहरीला, ओवैसी से भी ज्यादा जहरीला बयान राहुल गांधी देते हैं। 2014 से आप सत्ता में हैं, अभी भी अगर जॉर्ज सोरेस के पैसे कहीं पहुंच जा रहे हैं, बयान देते हैं जहरीला, क्या कि समाज बटे जातियों में। अगर उनके मन में इतना होता तो बंगाल जाते वो,
अरे पैसा नहीं, चंदा लगा के जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके पास कौन से पैसे कमी है? इतना घोटाला करके रखे हुए हैं, बेल पे घूम रहे हैं, तो आर्थिक अपराध में घूम रहे, पैसा तो रखे होंगे ना। की कमी नहीं, इतना घोटाला पकड़िए ना भाई, आप तो 10 सालों से है नहीं सत्ता में, तो आपकी एजेंसियों को काम जमानत पे घूम रहे हैं माँ बेटे, तो पैसा रखे होंगे ना, तभी एक एक करके प्लीज, एक एक करके में घूम रहे हैं वो। तो क्यों नहीं जा पाते बंगाल? अयोध्या पे नहीं बोल पाते दलित बेटी पर? देखिए डिबेट मैंने शुरू की थी मिस इंडिया वाले टॉपिक पर, आप लोग कहां करप्शन तक पहुंच गए, इसलिए कहा जाता है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। नेहरू जी मिस इंडिया बना रहे थे केडीना को, कांग्रेस से कांग्रेस जब सवाल उठाते हैं तो जवाब देना मेरा बनता है। नहीं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं प्रेम कुमार जी से इसका रिएक्शन लेना था। इनको पहले चुप करें जी, एक एक करके। वो आप ही के जी, आप ही के फेवर में बोल रहे हैं राहुल लाल जी, ये नहीं बोलूंगा आपके साथी हैं, लेकिन आपके फेवर में ही बात कर रहे थे। प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं त्रिपाठी जी। प्रेम कुमार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, अब सवाल इसी बात को लेकर है कि दलितों का असली हितैषी कौन है। आप देखिए, जो सवाल मैंने राहुल लाल जी से पूछा कि भाई कांग्रेस के रिजीम में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की सूची उठाएंगे और देखेंगे तो आपको उसमें से 2 लोग जो हैं वो नजर आएंगे। कांग्रेस के 118 साल 119 साल के इस पूरे कार्यकाल के दरमियान अगर आप इसको देखेंगे, और बाकी चीज़ों में भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि सेक्रेटरी और जो डेप्यूटी सेक्रेटरी की बात होती है, उसमें उस पोस्ट पर पहुंचने में 25 साल 20 साल का वक्त लगता है। तो सिलेक्शन तो कांग्रेस के रिजीम में रहा होगा। तो आज की तारीख में आउटराइटली ये आरोप लगा देना कि सिलेक्शन में या फिर हायर अथॉरिटीज़ में या फिर इस जगह पर उस जगह पर फलाने तबके से लोग नहीं हैं, इस जगह से लोग नहीं हैं, तो ये तो एक प्रोसेस है ना। ये तो फिर आप आरोप लगाकर फिर भाग जा रहे हैं, हिट एंड रन कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, विवेक जी, इसको आरोप के रूप में देखेंगे तो हम ऐसे ही सोचेंगे जी। सच ये है कि पूरे देश में दलित नेतृत्व का अभाव रहा है। भाई अंबेडकर और कांशीराम जी के अलावा बड़ा नेता दलित का उल्लेखनीय दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि दलितों की आवाज किसने उठाई? जी। दलितों की आवाज गैर दलितों ने उठाई। उनका तो सामर्थ्य ही नहीं था अपनी आवाज उठा पाने का, चाहे शंभू जी साहू जी महाराज हो, चाहे पेरियार हो, चाहे यहाँ आज के जमाने के बीपी सिंह हो, जो दलितों पिछड़ों की आवाज उठा रहे थे, उनकी वो सब लोग गैर दलित थे। आज भी क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है, लीडरशिप में वो आ ही नहीं पाए। ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सभी पार्टियों और पूरे देश का ये की तस्वीर है कि दलित नेतृत्व अपने जगह पर नहीं आ पाया। आप अंबेडकर की क्षमता को कम आंकते हैं जिन्होंने देश का संविधान बनाया क्या? नहीं प्रेम जी, आप बताइए, अंबेडकर जी की क्षमता को आप कम आंकते हैं क्या? सवाल ले रहे हैं। रामनाथ कोविंद जी की क्षमता को कम आंकते हैं क्या? वो तो दलित थे, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये आपने प्रश्न बनाया, आप उत्तर दीजिए। मैंने ऐसा कोई सवाल समर्थन नहीं दिया जिसके रंग को लेकर आप लोगों ने कांग्रेस ने कितना गंदा बोला था चुनाव के दौरान। नहीं, ये तो गलत तरह से इंटरप्ट करना हुआ ना, गलत तरीके से यूपीए 1 यूपी 2 में कितने मंत्री बनाए थे मनमोहन सिंह ने दलित और ओबीसी? दो बड़े नेता वर्तमान में बताएं कितने मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम, इसके अलावा उंगलियों पर गिने नहीं जा सकते। दलितों की आवाज उठाने की क्षमता दलित नेताओं में नहीं रही है, तभी साहू जी महाराज आए, तभी पेरियार आए, तभी नेहरू जी ने उनके उसके बाद लेकर के। अरे वो सब बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं आप? मूल मुद्दे पर आइए, जहां पर मूल मुद्दे पर मैं आता हूं। प्रेम कुमार जी, क्या 90% आरक्षण की बात की जा रही है? ठीक है, ये डिबेट बहुत बार हो गई, ये डिबेट बहुत बार हो गई, मैं इसी से आगे जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, क्या 90% आरक्षण की बात की जा रही है? 90% भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्या 90% आरक्षण की बात हो रही है? गलत बोल रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन है। तो सही इंटरप्रिटेशन क्या है? सही इंटरप्रिटेशन क्या है? 90% को भागीदार बनाए बिना सत्ता में या विभिन्न जगहों पर कैसे देश डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? इसका मतलब 90% आरक्षण देना नहीं है। नहीं तो कांग्रेस 90% भागीदार कैसे होगा सर? आरक्षण देना नहीं है। 90% भागीदार कैसे होगा? कोई फॉर्मूला होगा? आप बोलेंगे इनिशियल आरक्षण दीजिए, फिर हम 10 साल में, फिर 20 साल में इसको कम करेंगे। मैं यही बात पूछ रहा हूं ना, 90% भागीदारी का मतलब क्या है? मुझे इस बात का मतलब समझाइए। की बात है, उनको योग्य बनाने की बात है। अगर 10 साल में एक बार भी दलित व्यक्ति, दलित लड़की अगर द्रौपदी मुर्मू जी शेड्यूल्ड ट्राइब है, क्यों नहीं ये समर्थन दे पाए? राष्ट्र इतना ज्यादा इनको प्रेम था, आदिवासी, दलित, ओबीसी सबसे। ठीक है, एक एक करके मैं प्रेम कुमार जी इसका जवाब दे रहा हूं, 90% वाला, उसके बाद मैं आ रहा हूं।
बाकी मेहमान के पास प्रेम कुमार जी और वैभव त्रिपाठी को स्क्रिप्ट लेकर आएगा। अनुज जी थोड़ा वेट कीजिएगा। अलग प्रेम अलग कुमार जी, हिस्सों आप पे जैसे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उसमें उनका कुछ तो प्रोपोर्शनली मौजूदगी होगी, वो मौजूदगी नहीं हो पा रही है। अच्छा। अगर 125 ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उसमें 2, 4, 5 भी नहीं हो पा रही, उनका मौजूदगी तो उनका फिर होना ही भागीदारी तो है। फिर इसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की बातचीत तो क्यों नहीं होनी मौजूदगी चाहिए? नहीं हो रही है तो वही बात है ना कि एक जो तबका है वो लगातार इस एक जो तबका है वो लगातार आरक्षण का फायदा ले रहा को भी है, लागू नहीं किया जा रहा है सही दूसरे तरीके से। तबके तक आरक्षण का फायदा नहीं जा रहा है। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाली बात क्यों नहीं होनी चाहिए फिर? नहीं, ये देखिए, आज विचार करने का समय नहीं। अभी तो जो आरक्षण है उसी को नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी तो बात की बात आती है। वैभव त्रिपाठी जी के पास उसको ही लागू नहीं किया जा रहा है। त्रिपाठी जी, क्या 90% आरक्षण की बात हो रही है इस देश में? देखिए ऐसा है कि बहुत ज्यादा आरोप लगाए हैं भाजपा के साथी ने। तो पहले तो ये बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट की दलाली करके भाजपा ने बड़ा चंदा इकट्ठा किया है, तो इनको क्या पता, ये इसीलिए क्योंकि दलाली करते हैं तो इनको हर आदमी दलाल नजर आता है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते विदेशों से कांग्रेस या विपक्ष को पैसा मिल जा रहा है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, तो थू है आपके उस सिस्टम पे और धिक्कार है आपके उस जांच एजेंसियों पे कि आप उसको आने दे रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो बात कहते हैं ना आपको बना दे तब भी ठीक रहेगा। ठीक है, कम से कम आप पढ़े लिखे हैं। मैं अनिरुद्ध जी चाहते हैं, वो आपको प्रोवोक कर रहे हो, चाहते हैं आप इसमें बीच में इंटरप्ट करें, लेकिन मैं चाहता हूं 90% वाली बात पे आप जवाब दीजिएगा त्रिपाठी जी। क्या 90% आरक्षण की बात आप लोग शुरू करना चाहते हैं त्रिपाठी जी? देखिए, ऐसा 90% आरक्षण की बात ना किसी ने कही है, ना कोई बात चली है। जबरदस्ती का ये जो आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं भागीदारी का मतलब मैं क्या जानना कह चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या उस 90% मनमोहन सिंह ने ऐसे कहा था कि इस देश के रिसोर्स पर मुसलमानों का हक है। मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा था, दलित, ओबीसी, पिछड़ा, माइनॉरिटी सब कहा था। फर्जी बातें नहीं मिस्टर विवेक, आप पहले इनको चुप कराइए, इनके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ। भाई साहब आपस में मत लड़िए, आप लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ऐसा है कि इनको स्क्रीन से हटा दीजिए। मैं तो बात साधारण से सवाल पूछ रहा हूँ, त्रिपाठी जी बता दीजिए ना। बात पूरी कर देता हूँ। ठीक है, हाँ करिए ना प्लीज, जल्दी से समय कम है प्लीज। इनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करवाया। वैसे पहले ये सवर्ण में आते थे, सामान्य से अपनी जाति का लाभ लेने के लिए ओबीसी का हक छीना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अरे कम से कम आप जाति प्रधानमंत्री जी की जानते हैं, राहुल गांधी जी की क्या जाति है ये बता दीजिए। ठीक है सर, अभी पर्सनल डिबेट नहीं, मैं एसके दत्ता जी के पास जा रहा हूँ। अभी एसके दत्ता जी के पास जा रहा हूँ, प्लीज एसके दत्ता जी, छोटा रिएक्शन चाहूंगा आपसे जल्दी से। क्या 90% आरक्षण की बात की जा रही है? 90% भागीदारी का मतलब क्या है? एसके दत्ता जी, ठीक है, एसके दत्ता जी को लेकर आए। एसके दत्ता जी, देखिए, यहाँ पे बात आती है कि 90% हिस्सेदारी, उसकी 90% भागीदारी। 90% हिस्सेदारी, 90% भागीदारी का मतलब क्या है? मतलब यही होता है ना कि 90% पॉपुलेशन इस देश के लोगों का भागीदारी होना चाहिए सारे साधनों पे, सरकार के साधनों पे। तो इस पे तो सारे जाति आ गए फिर। तो ये एक तर्क है। दूसरा तर्क यहाँ पे ये आता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जो राहुल जी और सोनिया जी का जो निजी फाउंडेशन है, उस पे कितने दलित और कितने ओबीसी चेहरे हैं फाउंडिंग मेंबर्स में और गवर्निंग बॉडी में से एक भी नहीं है। एक भी नहीं है राजीव गांधी फाउंडेशन में, नॉट अ सिंगल वन। एक भी नहीं है ओबीसी, एक। चलिए, अब आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। 90% भागीदारी की बात की जा रही है। क्या 90% आरक्षण की बात शुरू हो गई है इस देश में? इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 90% भागीदारी का मतलब क्या है, और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आरक्षण की बात जब निकली तब आरक्षण के बाद सरकारी नौकरियों, सरकारी संस्थानों, सरकारी शिक्षण संस्थानों में थी, लेकिन अब बात मिस इंडिया, स्पोर्ट्स और बाकी दूसरे कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी इसकी बात की जाने लगी है। इशारा क्या है, समझने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें जारी हैं, बने रहिए इंडिया डेली के साथ।